अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन पीरियड अंडर कानून शहादत आर्डर 1984 में कि आइडेंटिफिकेशन पीरियड क्या होती है और ये कब नेसेसरी होती है करनी, इसके एसेंशियल और प्रिकॉशन जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन पीरियड को एक्सप्लेन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन पीरियड का बेसिकली कोई भी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या कानून शहादत आर्डर में प्रोविजन जो है, स्पेसिफिक प्रोविजन जो है ना, वो मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी जो इन्फेरेंस है वो आर्टिकल 22 ऑफ कानून शहादत आर्डर 1984 से ली गई है, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने अभी आ रहा होगा नीचे। आर्टिकल 22 जो है कानून शहादत आर्डर 1984 का। अब इसमें जो इसकी इन्फेरेंस है वो ये है कि ये आप एक येलो लाइन में देख सकते हैं कि और विच एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन हुज आइडेंटिटी इज़ रिलेवेंट। अब इसमें जो ये लाइन है, इसमें से ये चीज़ ली गई है कि किसी चीज़ की जो है या किसी पर्सन की जो है वो आइडेंटिटी जो है वो इस्टेब्लिश हो जाए और वो रिलेवेंट फैक्ट से एक रिलेशन हो उसका, तो तब ये आइडेंटिफिकेशन पीरियड जो है वो मस्ट है। तो आइडेंटिफिकेशन पीरियड जो है वो अक्यूज पर्सन की या किसी प्रॉपर्टी दोनों की हो सकती है, लेकिन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो आइडेंटिफिकेशन पीरियड किसी पर्सन की होती है या किसी सस्पेक्ट की होती है, उसमें आइडेंटिफिकेशन पीरियड होती है वन स्ट्रेंजर बाय अनदर, मीन्स आइडेंटिफिकेशन पीरियड करने वाला और आइडेंटिफिकेशन पीरियड जिसकी हो रही है वो दोनों स्ट्रेंजर हो। अब ऐसा नहीं है कि आइडेंटिफिकेशन पीरियड किसी अजीज़ की हो या किसी फ्रेंड की हो या जानने वाले की हो, फिर आइडेंटिफिकेशन पीरियड करने का तो कोई मकसद नहीं है। अगर आप किसी शख्स को जानते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत तो नहीं है, आप उसका नाम ले लेंगे फ़लाँ शख्स था, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन पीरियड किसी स्ट्रेंजर की किसी स्ट्रेंजर से होती है, ठीक है। या अगर प्रॉपर्टी है तो उसका ओनर करेगा या जिसके पोजेशन में वो थी या जो कि उसके फैक्ट से फेमिलियर, उसको पता है चीज़ कैसी है, कौन सी है या उस दिखने में कैसी है, ठीक है। अब जो टर्म आइडेंटिफिकेशन है उसकी जो मीनिंग है वो ये है कि जो पर्सन या कोई सब्जेक्ट है उसको कोर्ट में पेश करना कि यही वो चीज़ या यही वो सस्पेक्ट है जो इस केस में कनेक्टेड है। अब इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर ए जो है, एक तो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ ये सेटिस्फाई करती हैं खुद को कि जो शख्स उन्होंने अरेस्ट किया है वो पहले विटनेसेस उनको नहीं जानते, लेकिन अब उसकी आइडेंटिफिकेशन पीरियड हो गई है तो यही वो पर्सन है जिसको किसी ऑफेंस में जिसका कोई कनेक्शन है। और नंबर टू जो है वो कोर्ट सेटिस्फाई करती है, सॉरी, कोर्ट को सेटिस्फाई करते हैं कि यही वो अक्यूज पर्सन है, ये रियल ऑफेंडर है और इसी केस में कनेक्टेड है, ठीक है। ए में खुद को सेटिस्फाई करेंगी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ के यही वो बंदा है या नहीं, और बी में कोर्ट को सेटिस्फाई करेंगे कि यही वो बंदा है जिसको हमने अरेस्ट किया है, वो आइडेंटिफाई कर लिया है कि यही बंदा केस में इन्वॉल्व है। अब आइडेंटिफिकेशन पीरियड कब ज़रूरी होती है? अब आइडेंटिफिकेशन पीरियड तब ज़रूरी होती है जब विटनेसेस जो है वो जो नामालूम शख्स है, नामालूम अक्यूज़ है, उसको देखें, लेकिन तब उसको पता ना हो ये कौन है, लेकिन वो ये क्लेम करें कि अगर वो शख्स हमारे सामने फिर से आ गया तो हम उसको पहचान लेंगे। तो इसमें पुलिस क्या करती है, किसी उस केस में कनेक्टेड पर्सन को अरेस्ट करती है, फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन पीरियड करवाती है विटनेसेस या कंप्लेंट से, क्या हो भाई पहचानो यही बंदा है या नहीं। तो आइडेंटिफिकेशन पीरियड के जो एसेंशियल्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो नंबर वन जो है, आइडेंटिफाइंग विटनेसेस हैं वो जो है अक्यूज पर्सन या सस्पेक्ट है उसको, जिसने कमिट किया है कोई क्राइम, उसको आइडेंटिफिकेशन पीरियड होने तक देख ना सके, ठीक है। मतलब वो उनको अलग रखा जाए। एक तो ये जब से ऑफेंस हुआ है या जब से वो सस्पेक्ट पर्सन अरेस्ट हुआ है तब से लेके जब तक उसकी आइडेंटिफिकेशन पीरियड हुई है तब से लेके इस टाइम पीरियड के बीच में वो आइडेंटिफाई विटनेस उसको देख ना सकें, इस चीज़ का ख्याल रखना है। नंबर टू जो है, आइडेंटिफिकेशन पीरियड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आइडेंटिफिकेशन पीरियड को करवाना लाजमी है, क्योंकि अगर आइडेंटिफिकेशन पीरियड में देर हो जाएगी तो उसका जो वैल्यू है वो लूज़ हो जाएगा, और जो आइडेंटिफिकेशन पीरियड करने वाले विटनेसेस हैं वो रोल भी बताएंगे अक्यूज पर्सन का कि इसने क्या किया था, कि इसका रोल क्या था, इसने कोई चीज़ छीनी थी, इसने पिस्टल ताना था या इसने बाजू से पकड़ा था, या जो उसने किया है एक्ट वो भी वो बताएंगे उसमें।
नंबर 3 जो है वो है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ डमीज़। अब ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ डमीज़। डमीज़ होती क्या है? डमीज़ ये चीज़ें होती है कि फ़र्ज़ करें किसी शख्स को पुलिस ने अरेस्ट किया है किसी ऑफेंस के रिलेटेड, फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन पीरियड होनी। अब आइडेंटिफिकेशन पीरियड में होता क्या है कि 6 7 8 लोग एक होते हैं जिनके ऊपर पहले से भी केसेस होते हैं। उमूमन ये जेल से पर्सनस जो हैं वो लेके आते हैं और फिर जिसको आइडेंटिफाई करना है उसको कहते हैं आप इन सब पर्सन जो है इनमें से बीच में खड़े हो जाएं। अब इसमें वो लाजमी है कि जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन डमीज़ है ना, उसका एड्रेस क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो जो है वो लिखना लाजमी है, वो उनका होना लाजमी है। और जो डमीज़ होंगी वो सिमिलर होंगी जो जिस पर्सन को आइडेंटिफाई करना है उससे, मतलब उसकी एज तकरीबन सेम होगी, उनका रिलीजन सेम होगा, उनके कपड़े तकरीबन सेम होंगे, उनका जो लुक है वो तकरीबन सेम होगा। अब ऐसा तो नहीं है अब एक 30 साल का जो है वो नौजवान उसको खड़ा करके जो आइडेंटिफिकेशन पीरियड में, और जो बंदे लेके आए डमीज़ वो लेके आए सारे 16 16 साल के बच्चे, तब तो पहचान लगा भाई यही बंदा था। यहाँ सब लेके आए बूढ़े बूढ़े बंदे लेके आए तो तब तो सब यही बंदा है। तो इसलिए सिमिलर उस पर्सन से सिमिलरिटीज़ रखने वाले लोगों को लेके आएंगे। ठीक है, अगर कोई डिससिमिलरिटी है हाइट में, फिज़िकल फीचर्स में या अपीयरेंस में, ड्रेस में, तो इसमें भी जो है ना सीरियस डाउट क्रिएट होंगे कि इस तरीके की जो आइडेंटिफिकेशन पीरियड क्यों हुई। अब आइडेंटिफिकेशन पीरियड में कुछ प्रिकॉशंस एंड गाइडलाइंस हैं, वो कौन कौन सी है? इसमें रूल 26.7 है, रूल 26.32 जो है पुलिस रूल 1934 में उसमें, और चैप्टर 5C ऑफ फेडरल कैपिटल एंड सिंध कोड क्रिमिनल सर्कुलर्स में कुछ रिलेवेंट प्रोविजन है जिसमें कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड की गई हैं कि कौन कौन सी गाइडलाइन होगी आइडेंटिफिकेशन पीरियड कंडक्ट करने के लिए। तो नंबर 1 जो इसकी सबसे पहले एक रिक्वायरमेंट है या प्रिकॉशन है या गाइडलाइन है वो ये है कि आइडेंटिफिकेशन पीरियड हमेशा प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट में होगी, मतलब मैजिस्ट्रेट का प्रेजेंट होना आइडेंटिफिकेशन पीरियड में मस्ट है। मैजिस्ट्रेट जो है वो उसको सुपरवाइज करता है आइडेंटिफिकेशन पीरियड को। और टू रिस्पेक्टेबल विटनेसेस होने लाजमी है, मतलब टू रिस्पेक्टेबल विटनेसेस जो हैं वो नहीं जो आइडेंटिफाई करने, दूसरे अलग दो होने चाहिए जिसका केस से कोई ताल्लुक़ ना हो, जो जिसकी केस से कोई इंटरेस्ट ना हो। वो कोई भी हो सकते हैं, उनको बुलाएंगे कि वो जस्ट सुपरवाइज करेंगे, देखेंगे कि जो आइडेंटिफिकेशन पीरियड है वो फेयरली कंडक्ट हो भी रही है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि किसी को लेके कहें यही बंदा है इसको ही पहचानो, ऐसा नहीं होता। तो दो बंदों का होना लाजमी है जो कि रिस्पेक्टेबल विटनेसेस, वो उनका होना लाजमी है जिसकी केस में कोई इंटरेस्ट ना हो। और नंबर 1 जो है वो प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट। ठीक है। और नंबर 2 जो है अरेंजमेंट शुड बी मेड टू इंश्योर दैट आइडेंटिफाई विटनेस कीप सेपरेट। अब जो विटनेसेस आइडेंटिफाई करेंगे ना किसी उस सस्पेक्ट को, तो वो भी सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे, एक साथ नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि अक्यूज पर्सन को भी कहें एक ही गाड़ी में अक्यूज पर्सन को भी लेके आए, विटनेसेस को भी लेके आए, कंप्लेन को, फिर तो पता चलेगा यही बंदा जो साथ में बैठा है इसी को पहचानना है। तो ये अलग अलग होंगे बंदे सब। नंबर 3 जो है द आइडेंटिफिकेशन शुड बी कैरीड आउट एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके आइडेंटिफिकेशन पीरियड जो है वो करवाना लाजमी है। आइडेंटिफिकेशन पीरियड में जितना डिले होगा वो उतनी उसका उसका जो वर्थ है वो उतनी लूज़ हो जाएगी। नंबर 4 सस्पेक्ट जो है वो अपने साथ जो उसके डमीज़ होंगी उनमें से किसी भी नंबर में खड़ा हो सकता है। उसके ऊपर ये नहीं मैजिस्ट्रेट उसको या पुलिस उसको ये नहीं कहेगी आप वो उस नंबर पे खड़े हो जाओ, या नंबर 1 पे खड़े हो जाए, 9, उसकी मर्ज़ी है जहाँ पर वो खड़ा होना चाहे। ठीक है। और जो डमीज़ होंगी वो पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो सिमिलर होंगी, हाइट में, बिल्ट में, स्ट्रक्चर में, कलर में सेम ही होंगी। ठीक है। और डमीज़ का प्रोपोर्शन कितना होगा, कितनी डमीज़ होंगी, वो अंडर ट्रायल पर्सन होंगे 8 से लेकर 9 तक कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, 9 तक हो सकते हैं तकरीबन। अब नंबर 6 जो है जो विटनेस है, फ़र्ज़ करें किसी केस में जो 3 विटनेस है, 2 विटनेस एक कंप्लेंट, 3 हो गए आइडेंटिफाई करने हैं, तो हर एक अलग अलग आएगा। पहले एक आया, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा, तीनों को साथ नहीं लेके आएंगे, फिर तो वो आपस में कम्युनिकेट करके बता देंगे ये कौन सा बंदा था। ठीक है। और नंबर 7 जो है वो इस चीज़ को मेक श्योर करना लाजमी है कि जो रिमेनिंग विटनेसेस हैं वो इतनी दूरी पे रखे जाएंगे कि वो
ना कि आइडेंटिफिकेशन पीरियड की जो प्रोसीडिंग हो रही है उसको ना देख सकें, ना ही सुन सकें कि अंदर क्या हो रहा है, और उनको ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी जाएगी कि वो आपस में कोई कम्युनिकेशन करें विटनेसेस। ठीक है। और नंबर 8 जो है वो ये है कि जब टेस्ट क्लोज होगी तो तब मैजिस्ट्रेट और जो इंडिपेंडेंट विटनेस है वो एक फॉर्म साइन करेंगे जिसमें वो रिकॉर्डिंग ऑफ टेस्ट के बारे में लिखेंगे कि वो करेक्टली हुई या नहीं हुई, या उसमें पुलिस और विटनेसेस के बीच में कोई कम्युनिकेशन हुई या नहीं हुई। वो सारी चीज़ें जो है वो प्रिकॉशन जो है वो सारे उसमें वो मेंशन करेंगे एक फॉर्म में। अब इसमें ये भी एक प्रैक्टिस होती है कि एक इंडिपेंडेंट बंदा जो है विटनेसेस के बीच में भी छोड़ा जाता है कि वो विटनेसेस में देखता है कि वो आपस में बातें तो नहीं कर रहे, वो बता तो नहीं रहे एक दूसरे को, या कोई वो जेस्चर से ऐसे कम्युनिकेट तो नहीं करे एक दूसरे से। और ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है या पुलिस जो होती है उनको भी असेस नहीं दिया जाता विटनेसेस तक। ठीक है। और नंबर 9 जो है मैजिस्ट्रेट जो है वो जो सुपरवाइज करेगा आइडेंटिफिकेशन पीरियड को, वो एक पीरियड भी वेरीफाई करेगा कि जो अक्यूज पर्सन है वो कितने कितने टाइम तक पुलिस की कस्टडी में रहा। फ़र्ज़ करें एक पर्सन जो है वो एक महीने तक पुलिस की कस्टडी में रहा, तो फिर तो उस पर्सन की जो आइडेंटिटी है वो तो लीक हो जाएगी। तकरीबन एक महीने तक कोई पर्सन पुलिस की कस्टडी में है तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो ढका छुपा रहेगा। फिर तो उसकी जो है आइडेंटिफिकेशन पीरियड की वर्थ ही नहीं रही। नंबर 10 पे है, जो अगर अक्यूज पर्सन एक से ज़्यादा हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन पीरियड करनी है तो हर एक की अलग अलग आइडेंटिफिकेशन पीरियड होगी। हर किसी का सारा प्रोसेस अलग होगा। ठीक है। मतलब दो अक्यूज पर्सन दोनों के एक साथ आइडेंटिफिकेशन नहीं कराएंगे, उनकी दोनों की अलग अलग आइडेंटिफिकेशन पीरियड करवाई जाएगी। नंबर 11 जो है वो ये है कि मैजिस्ट्रेट जो है वो एक लिस्ट प्रिपेयर करेगा, उसमें जितनी भी डमीज़ होंगी जो कि उस आइडेंटिफिकेशन पीरियड में जिन्होंने हिस्सा लिया है उनकी नाम लिखेगा, उनका ऑक्यूपेशन लिखेगा, एड्रेस लिखेगा, और कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है वो शेयर करेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है उनमें से किसी के कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए इस केस के हवाले से। और नंबर 12 जो है वो ये है कि मैजिस्ट्रेट जो है जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं विटनेसेस के हैं या अक्यूज पर्सन के हैं उनको भी लिखेगा कि कौन कौन से ऑब्जेक्शन है। फ़र्ज़ करें अगर अक्यूज पर्सन का कोई ऑब्जेक्शन है कि ये शख्स जो है इसने मुझे कोर्ट में देखा था, मुझे पुलिस ने अरेस्ट जब किया था इसने मुझे देखा था, या ये पुलिस के साथ था, तो कोई ऑब्जेक्शन है वो कर सकता है। ठीक है। या ये भी कर सकता है कि पुलिस मुझे मेरा जो जो का चेहरा है वो बिना छुपाए मुझे घुमा रही थी तो इस पर्सन ने मुझे देखा था। तो ये जो ऑब्जेक्शन है ना ये भी वो मैजिस्ट्रेट लिख सकता है, अपने पास वो लिखेगा। नंबर 13 जो है कि विटनेस जब क्लियरली करेक्टली आइडेंटिफाई कर देते हैं अक्यूज पर्सन को, तो मैजिस्ट्रेट उनसे क्वेश्चंस करेगा कि आपने इसको कैसे पहचाना, किस तरीके से पहचाना। मिसाल के तौर पर वो कहेंगे कि इसके सर पर चोट का निशान था, इसके गाल पे चोट का निशान था, या इस तरीके से पहचाना, या जिस वे से उसको पहचानेंगे वो उनको मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा। और अगर इसको रॉन्गली आइडेंटिफाई करता है विटनेसेस तो भी मैजिस्ट्रेट इस अपनी रिपोर्ट में ये चीज़ लिखेगा और उतने नंबर लिखेगा कि जितने नंबर बार उसने उसको गलत तरीके से आइडेंटिफाई किया है। फ़र्ज़ करेंगे जैसे कि एक का नाम लिया वो भी गलत, दूसरे का नाम लिया वो भी गलत, तीसरे का नाम लिया वो भी गलत, तो मैजिस्ट्रेट लिखेगा कि इसने 3 बार गलत पर्सन का जो है नाम वो मेंशन किया था। और लास्ट में जो है वो मैजिस्ट्रेट क्या करे, जितने भी प्रोसिक्यूशंस हैं वो उसने टेक किए हैं उनके बारे में एक रिपोर्ट बनाएगा, और लास्ट में एक सर्टिफिकेट प्रोसिक्यूशन को या कंप्लेनेंट को या पुलिस को प्रोवाइड करेगा जिसमें वो सारा प्रोसीडिंग का जो हवाला है वो देगा। थैंक यू सो मच। ये आज का लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और लेक्चर के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।